हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब पढ़ाई कर रहे होंगे मन से, ध्यान से, है ना? और कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप लोगों का आपके ही यूट्यूब परिवार एडू सर्कल पर, जहां हम लोग 2027 का बोर्ड एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से नया बैच लॉन्च कर चुके हैं और आपका सभी विषयों का कंप्लीट तैयारी करवाने के लिए आ गए हैं। ठीक है, जिस क्रम में आज का जो वीडियो होगा ये मैथ का होगा और मैथ में हम लोग अभी कुछ कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चन भी बना चुके हैं और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आप सीख भी रहे होंगे और घर पे बैठकर प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे आप इन सभी कॉन्सेप्ट का। अगर नहीं कर रहे हैं अभी तक प्रैक्टिस, तो आप घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि आप समझ कुछ भी जाइए, लेकिन जब तक उसको घर पे रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार नहीं बनाएंगे, तो फिर आप उस क्वेश्चन के लिए, उस कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे और वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में समस्या हो सकता है। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, हाँ, प्रश्नावली 1.1। पिछले लेक्चर में जो इससे जस्ट पिछला वीडियो है आपका, आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको प्रश्नावली 1.1 से पहले का जो उदाहरण है वो उदाहरण पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा दिया गया था, है ना? आपको जो 4 उदाहरण है, 4 उदाहरण बता दिए थे और साथ में जो प्रश्नावली 1.1 है उसका जो चैप्टर का पहला नंबर का क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित, जहां हमको एचसीएफ निकालना था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट जो बच गया था, कुछ क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का, उसी को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और फिर जो आगे का कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम लोग प्रश्नावली 1.2 को बनाएंगे, उस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मुख्य रूप से आज हम लोगों को प्रश्नावली 1.1 पूरी तरीके से खत्म करना। चलिए, तो बढ़ाते हैं क्लास को आगे और देखते हैं कि आज हम लोगों को कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पिछला क्लास में जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या में हम उदाहरण 1 का चर्चा कर चुके थे, उदाहरण 1 हम लोग समझ चुके थे। इसके बाद हम लोग उदाहरण 2 पर भी चर्चा कर चुके थे, इसको भी क्लियर कर चुके थे। उसके बाद उदाहरण 3 भी हम लोग समझ चुके थे। उदाहरण 4 पर भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। कुल मिलाकर के 4 ही उदाहरण है आपके 1.1 से पहले, उसका चर्चा हो चुका था, हम लोग समझ चुके थे इसको, है ना? आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग बात करें एक्सरसाइज का, तो प्रश्नावली 1.1 में आप देख सकते हैं कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर एचसीएफ भी ज्ञात कर चुके थे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद बात करें, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसके बाद बात करें तो ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जाकर देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मान करके चलिए, क्योंकि एग्जाम में, हर एक साल एग्जाम में आपको 2 नंबर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक क्वेश्चन पूछने को, क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको वहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है आप जरूर देखिए उसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना होने वाला है क्या? तो 2 नंबर का क्वेश्चन का यदि हम बात करें तो देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना? इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग, इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोग उदाहरण में कर चुके हैं, है ना? फिर भी यहाँ हम जरूर बताएंगे आपको, समझिएगा, सीखिएगा। क्लियर? तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। पहले हम क्लियर कर दे, ये विषम का बात किया है, सम का नहीं किया है। विषम संख्या का जो रूप होगा वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक a है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लिए a। ठीक है, अब अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का चर्चा करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है,
प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यदि देखा जाए तो क्या हो जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है जहां r बड़ा या बराबर 0 से और छोटा हो जाएगा किससे, b से। क्लियर है, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा, यदि हम b के जगह पर 6 ले लें, है ना, यदि b बराबर क्या हो जाए, 6 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 6, तो हम b के जगह पर यदि हम 6 ले लें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस में r, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस में r। और जब a इक्वल टू 6q प्लस r लेते हैं तो आपका r क्या हो जाएगा, r बिल्कुल आपका, क्योंकि b से छोटा होता है, इसी कारण से 0 1 2 3 4 5 और 6, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा, है ना। और r का वैल्यू निकल जाने के बाद हम क्या करते हैं कि r का बारी बारी से सभी वैल्यू लेकर हम a का वैल्यू निकालते हैं और वहां से देखते हैं कि विषम का रूप कौन सा आ रहा है और सम का रूप कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, यदि r बराबर क्या हो जाए, 0, पहला कंडीशन हम लोग क्या ले लिए, r बराबर 0, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, भटकना नहीं है। अगर आप भटक गए तो समझिए आप अटक गए, है ना। तो ना भटकना है और ना ही आपको कॉन्सेप्ट में अटकना है, आपको कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर करना है और एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए तो उसे बना देना, कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है आप लोगों को। आइए, r बराबर यदि हो जाए 0 तो क्या हो जाएगा, a1 मान लेते हैं इसको, a1 बराबर हो जाएगा 6q और प्लस में r के जगह पर 0, अर्थात a1 बराबर हो जाएगा 6q। आप देख रहे हैं a1 का वैल्यू आया है 6q, और यहां पर यदि देखा जाए तो 6 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। इसका मतलब है कि ये जो a1 का वैल्यू आया है ये विषम का रूप तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 से विभाजित है। ये किसका रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सम का रूप। किसका रूप, सम का रूप। हम देखते चलते हैं बारी बारी से कि कौन किसका रूप आ रहा है, क्लियर। अब यदि हम लोग, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं r का वैल्यू क्या लिए, 0। अब यदि हम लोग r बराबर 0 ना लेकर के r बराबर क्या ले ले, 1 ले ले, क्योंकि r का मान 6, एक सेकंड, यहां एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो चुका है। और क्या आप बता सकते हैं यहां मिस्टेक क्या हुआ है, हाँ, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो चुका है। क्या है ना कि फ्लो में लिखने में कभी कभी छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है ना। पिछला वीडियो में भी स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि जहां हम उदाहरण सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट चरण में भी r बराबर 0 हम ना करके r नॉट इक्वल टू 0 कर दिए थे, तो छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और कहीं आपको छोटा सा मिस्टेक लग रहा है, हम बोल कुछ रहे हैं और लिखा कुछ और जा रहा है गलती से, तो आप उसको एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिए, ताकि हमको भी पता लगे कि हाँ मिस्टेक कहीं कहीं हो चुका है, तो उसको हम सुधारने का काम करेंगे, है कि नहीं। पिछला वीडियो में जैसा कि यहाँ पर कुछ विद्यार्थी के द्वारा बताया गया, तो 1 मिनट हम देख लें ज़रा सा। हाँ, यहाँ इसी का बात कर रहे हैं। देखिए चरण 7 में हम यहाँ पर बताए थे कि r, यहाँ पर r 0 आ चुका है आपका लास्ट स्टेप। जब r 0 आ जाता है तो यहीं पर अपना जो जिससे कट जाता है पूरा पूरा ये SCF हो जाता है। यहाँ r 0 आ चुका है, लेकिन यहाँ लिखने में क्या दिक्कत हो गया कि r नॉट इक्वल टू 0। ये तो एक स्टूडेंट जो कि पूरा कॉन्सेप्ट को समझ करके और लास्ट में हम बोले कि r इक्वल टू 0, लेकिन लिखे वहाँ r नॉट इक्वल टू 0, इस कारण से वो हमें इन्फॉर्म किए। तो आप लोग भी अगर कहीं पर छोटा छोटा मिस्टेक अगर देखने को मिलता, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि कहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया, ताकि अगले क्लास में हम उसको क्लियर कर पाए और क्लियर कर दे आप लोगों को, ठीक है। वैसे कोशिश है कि कहीं छोटा सा भी प्रॉब्लम आपको ना फंसे, छोटा सा भी कॉन्सेप्ट में आपको उलझन ना हो, कोशिश मेरा वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा r इक्वल टू 0, ये r इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा जो लोग पिछला वीडियो देखे हैं, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्लियर। आइए चलते हैं करेंट क्वेश्चन। यहाँ भी एक मिस्टेक है, अभी हम जैसा कि आपको बता रहे थे, आपको ढूंढना है मिस्टेक। हाँ, अगर आप लोग को मिस्टेक मिल गया होगा, आप देख चुके होंगे कहाँ पर छोटा सा मिस हुआ है,
तो बहुत अच्छा, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से समझ रहे हैं। और अगर आप अभी तक उसको नहीं ढूंढ पाए हैं तो हम आपको बता दें कि कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, आइए हम बताते हैं कि मिस्टेक हुआ कहाँ है। यहाँ b बराबर कितना है 6, तो r कभी भी b के बराबर भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ हम क्या लेके चले हैं 6 लेके चले, जो कि बिल्कुल गलत है और इसको यहाँ से हटाना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आइए, तो a1 का वैल्यू निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे a2 का वैल्यू निकालेंगे। a2 का वैल्यू कब, जब r बराबर अपना क्या हो जाए 1 हो जाए। यहाँ r बराबर 0 था। ठीक है, लिखेंगे यदि r बराबर क्या हो 1 हो, और r बराबर 1 हो तो निकालिए वैल्यू, देखिए क्या निकल करके आता है। ठीक है, r बराबर 1 हो तो a2 बराबर हो जाएगा 6q प्लस r के जगह पर 1, ये हो जाएगा 6q प्लस में 1। क्लियर है, 6q प्लस 1। अगर आप देखें तो इसमें 6 तो 2 से विभाजित है, लेकिन 1 तो 2 से विभाजित है नहीं। और दूसरा तरीका, ये सम है, ये विषम है, विषम और सम मिलकर के भी क्या बन रहा है, विषम बन रहा है। तो इसको हम कौन सा रूप कहेंगे, विषम का रूप कहेंगे। ये क्लियर विषम का रूप है। ये सम का रूप था, लेकिन वो किसका रूप है, विषम का रूप है। ठीक है, इसके बाद यदि बात कर ले, यदि r बराबर हम लोग ले लें 2, r बराबर क्या ले लें 2 ले लें, इस स्थिति में क्या होगा, तो आपका a3 बराबर हो जाएगा 6q प्लस r के जगह पर 2, तो ये हो जाएगा 6q प्लस में 2। आप देख पा रहे हैं कि 2 6 और 2 दोनों में एक चीज कॉमन आ रहा है, और वो क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2, इधर 3q और प्लस में 1, तो a3 बराबर निकल करके आ गया 2 इंटू 3q प्लस में 1। ठीक है, इस स्थिति में अगर देखा जाए तो ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सम। क्लियर, देखते चलिए बारी बारी से। तो r बराबर कहां तक ले चुके हैं 2 तक, अब r बराबर क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। चलिए r बराबर 3 लेकर के देखते हैं। ठीक है, यदि r बराबर क्या हो जाए 3 हो जाए, इस स्थिति में a4 बराबर निकालेंगे। a4 बराबर निकल करके आ जाएगा क्या 6q और प्लस में r के जगह पर क्या 3। अगर देखें तो यहाँ पर कॉमन भी अगर आ रहा है तो 3 आ रहा है, और इधर बन रहा है 2q प्लस 1, तो 3 तो वैसे भी आपका 2 से विभाजित नहीं है, तो किसका रूप हो जाएगा, ये विषम का रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम का रूप। ठीक है, 6q प्लस 3 ये विषम का रूप हो जाएगा। इसके बाद r बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, 3 के बाद 4 ले लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे यदि r बराबर क्या हो 4 हो, और r बराबर 4 लेने के बाद जब a5 निकालेंगे तो a5 बराबर हो जाएगा 6q और प्लस में r बराबर 4 है तो 4। यहाँ भी देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3q और प्लस में 2, और ये 2 आपका पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये किसका रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा सम का रूप। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो सम का रूप हो रहा है और किस प्रकार से वो विषम का रूप हो रहा है। क्लियर, ठीक है, कब वो सम का रूप हो रहा है और कब वो विषम का रूप हो रहा है। ठीक है, एक और बच गया यहाँ पर। अगर हम देखें तो r का वैल्यू 4 ले लिए, r का वैल्यू अब क्या लेना है 5। एक और वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं, यदि r बराबर क्या हो जाए 5 हो जाए तो a6 बराबर हो जाएगा, r बराबर 5 होने पर a6 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6q प्लस में 5। अच्छा, यहाँ भी 2 से विभाजित नहीं है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको भी हम लोग बोल देंगे विषम। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से कि कौन कौन सा विषम आया है। पहला विषम क्या है 6q प्लस 1, दूसरा विषम क्या है 6q प्लस 3, तीसरा विषम क्या है 6q प्लस 5। वही चीज तो हमको क्वेश्चन में बोला भी गया है, विषम 6q प्लस 1, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, विषम 6q प्लस 3, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, है ना 6q प्लस 3, उसके बाद विषम 6q प्लस 5, यहाँ से देख लीजिए विषम 6q प्लस 5। तो ये तीनों विषम के रूप होते हैं। लिख देंगे क्या, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 किसके रूप है, विषम पूर्णांक के रूप हैं, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप हैं। किसके रूप है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप हैं।
धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप हैं, पूर्णांक के रूप हैं। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 2, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली कौन सा 1.1। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा और नोट कर रहे हैं सब चीज़ को। जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सबको नोट कीजिए, और नोट नहीं करेंगे तो फिर समस्या तो है। ठीक है, तो समस्या में ना पड़िए, नोट कीजिए, सबको सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमको पूछिए। पूछने कहाँ पूछना है, या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल व्हाट्सएप पर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? हाँ, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है हम इससे पहले कर भी चुके हैं उदाहरण में। ठीक है, ये दूसरा देख लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी, ठीक है, सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है परेड करना है। परेड मतलब क्या होता है, जैसे कि आर्मी लोग जो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं ना, तो ट्रेनिंग वगैरह के दौरान उनका जो कहीं पर शो वगैरह करना होता है, अपना दिखाना होता है कि आर्मी को किस प्रकार से ट्रेन किया जा रहा है, ये सब चीज़ दिखाना होता है। तो उसी वो जो दिखाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं परेड करना। ठीक है, किसी परेड में कितना सदस्य वाली? 616 सदस्य वाली, यानी एक वो आर्मी का पूरा एक टुकड़ा है, टुकड़ा बोले तो एक टीम है, और उस टीम में कितना सदस्य है? 616 सदस्य है। ठीक है, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। 32 सदस्य, एक आर्मी बैंड है जिसमें टोटल कितना सदस्य? 32 सदस्य है, और उनके पीछे इन टोटल आर्मी को क्या करना है? जो है मार्च करना। मार्च करना मतलब चलना, एक तरह से हम कह सकते हैं चलना, मार्च करना। ठीक है, मार्च, पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या वाले स्तंभ का मतलब क्या होता है? जो लाइन जो बनेगा ना आर्मी का लाइन, तो उसी को हम स्तंभ कह सकते हैं। उसमें आर्मी का संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, जो भी स्तंभ बनेगा सभी स्तंभ में समान संख्या होना चाहिए। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? जिसमें वे क्या कर सकते हैं? मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा हमको उन स्तंभों का संख्या निकालना है। ठीक है, कि कितना संख्या होगा स्तंभ यानी लाइन का जिसमें ये सभी के सभी आर्मी जो है ना क्या कर लेंगे? मार्च कर लेंगे। इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना हो तो सिंपल है ना, सिंपल ये दोनों संख्या का, ये जो 616 है और ये जो आपको 32 दिख रहा है, इसका आप निकाल दीजिए एचसीएफ। क्या निकाल दीजिए? एचसीएफ। अगर आप 16 और 32 का, ये सॉरी 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देते हैं तो इसका आपको स्तंभ की संख्या मिल जाएगा। यहाँ पर स्तंभ की संख्या ही पूछा गया है। क्लियर? सबसे पहले हम लोग देखें तो लिख देंगे डायरेक्ट। क्या लिखेंगे? स्तंभों की अधिकतम संख्या का यदि बात किया जाए, अधिकतम संख्या का यदि बात किया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा HCF ऑफ 616 और साथ में क्या? 32। क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 616 और साथ में क्या हो जाएगा? 32। आप HCF निकाल लीजिए कोई भी विधि से। हम यही यूक्लिड विभाजन लगा करके चलते हैं। 616 में किससे भाग दे देंगे? हम लोग दे देंगे पहले 32 से। कई बार में लग जाएगा? पहले तो एक बार, ये हो जाएगा 32। यहाँ पर 11 में से 2 गया 9, यहाँ बच गया आपका क्या? 5 में से 3 गया 2, 29। इधर से आ गया 6, ये लगाएंगे 3 से 3 28 24,
3 नमा 27, 9 दूना 18, 27, हाँ अगर लगाएं 9 बार में तो 32 नमा हो जाएगा, 9 दूना 18 का हाथ में 1, 9 तिया 27, 1 28, 288, ठीक है। और 16 में से 8 गया, 8 बच गया, यहाँ 8 में से 8 कट गया, ये पूरे 8, यानी अब 8 में तो 32 से लग नहीं सकता है, तो यहाँ पर ले आएंगे किसको, 32 को 4 बार में लगा देगा, ये 8 चौके 32, यानी कि किससे कटा, 8 से कटा, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों संख्या का, 8 हो जाएगा। आप चाहे तो लिख भी लीजिए, क्या लिख लेंगे, माना a बराबर 616। अच्छा, यहाँ पर हम एचसीएफ किसी भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन हम बार बार यही यूक्लिड विभाजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस भी इससे बढ़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर होगा, है ना। तो a बराबर 616, b बराबर हम लोग क्या ले लेंगे 32। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सेम स्टेप आपको लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहाँ पर r जो है ये बड़ा या बराबर 0 से और छोटा होगा किससे, b से। ये कंडीशन तो लिखना ही लिखना, ठीक है। तो बार बार हम इसी मेथड का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस जरूरी है, आपको समझना है, सीखना है, ठीक है। तो कई बार भाग लगा है, 2 बार, एक बार 32 से लगा है, एक बार 8 से लगा है, तो इसको हम चरण के रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, चरण 1। चरण 1 में हम किस में भाग दिए हैं, तो भाग दिए हम 616 में, किससे दिए, एक सेकंड, किससे दिए, तो हम भाग दिए हैं 32 से, ये हो जाएगा 32 गुना में 32 कई बार में, 19 बार में, और प्लस में क्या बच गया, 8 बच गया, डायरेक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। r यहाँ 0 के बराबर नहीं आया है, इसका मतलब है चरण 2 आएगा, और चरण 2 में यदि देखा जाए तो किस में भाग दिए, 32 में भाग दिए, किससे, 8 से, तो ये हो जाएगा 32 बराबर 8, और कई बार में लगा है, 4 बार में लगा है, 8 गुनी 4 और प्लस में क्या 0, r बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब है कि दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है, एचसीएफ और किसका एचसीएफ, तो 616 और 32 का ये हो गया आपका कितना हो गया, किससे लगा है, 8 से लगा है, तो ये हो जाएगा कितना 8, ठीक है। और जब एचसीएफ 8 आया है, इसका मतलब है स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना, 8, यही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, है ना। प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन 1 चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, क्वेश्चन 2 हम बता दिए आपको, और क्वेश्चन 3 भी यहाँ पर आपको क्लियर कर, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या नहीं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, देख लीजिए, पढ़िए एक बार आप लोग। नहीं बेईमानी तो कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत लोग तो लिख भी नहीं रहे। हाँ, कॉपी नहीं खुला है बहुत लोगों का। चलिए, अगर नहीं लिख रहे हैं तो लिखिए, ठीक है। लिखना जरूरी है, समझना जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, और एग्जाम में आपको मार्क भी लाना जरूरी है, ठीक है। कहते हैं अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़े आप भले बहुत कुछ आप पढ़ लीजिए, बहुत कुछ सीख लीजिए, लेकिन बहुत लोग कहने को मिल जाएगा कि मार्कशीट का कोई मतलब नहीं है, मार्क का कोई मतलब नहीं, वो तो एक पेपर है। लेकिन मतलब है, बहुत ज़्यादा मतलब है मार्कशीट का भी। आपके मार्कशीट पर अगर मार्क होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल से बनता है, कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आगे का जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो वो पढ़ाई में भी आपको कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत मदद करता है, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे बड़ा चीज़ है कॉन्फिडेंस, है ना। और कॉन्फिडेंस के साथ यदि काम को कर रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, तो आप जो सोच रहे हैं आप उस मकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन ईमानदारी होना ज़रूरी है किसी भी काम में, ठीक है। तो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप लोग ईमानदारी से कीजिए। फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ईमानदारी से हम भी चर्चा कर रहे हैं, ईमानदारी से आप भी लिखिएगा और ईमानदारी से आप भी सीखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन 4 में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, क्लियर बोला, दर्शाइए कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, फोकस कीजिएगा कैमरामैन, यहाँ वर्ग पर, है ना, वर्ग पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन हम देख रहे थे वहां पर सिर्फ हमको संख्या के बारे में बोला गया था, लेकिन यहाँ संख्या नहीं, संख्या के साथ साथ उसके वर्ग के बारे में बोला गया है। संख्या का वर्ग इस रूप का होना चाहिए, संख्या नहीं। क्लियर है? तो आगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ संख्या निकाल के नहीं छोड़ेंगे, उसको हम वर्ग करके सॉल्व करेंगे और तब इस रूप में लेकर के आएंगे, तब ये क्वेश्चन वैलिड और सही माना जाएगा। क्लियर है? तो वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, वहां q लिया जा रहा था, यहां पर क्या लिया जा रहा है, m लिया जा रहा है, बस सिंपल। m के जगह वहां q था, q के जगह यहां m है। m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्लियर है? तो कहा गया कोई भी धनात्मक पूर्णांक एक ले लिया जाए तो उसका जो वर्ग होगा, हाँ, कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर लिया जाए तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा, स्क्वायर जो होगा, वो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, इस चीज को प्रूव करके आपको दिखाना है। चलिए सब लोग यहाँ फोकस कीजिए और सीखिए इस क्वेश्चन को, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये सब, लेकिन विद्यार्थी कई बार कह देते हैं कि सर ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा भारी लगता है, उलझन लगता है, ठीक है, मानना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, लेकिन है बड़ा आसान। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, घर पे क्लियर हो जाएगा ये सब क्वेश्चन, है ना। तो प्रैक्टिस आप ईमानदारी से कीजिए। अभी बताया आपको किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, ईमानदारी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से कीजिए, है ना, ईमानदार बनिए जीवन में। ठीक, और दूसरा चीज रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि किसी चीज को अगर आप करना सोच रहे हैं और कर रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ उस काम को पूरा कीजिए, है ना। आप अपने परिवार के प्रति, आप अपने खुद के प्रति, आप अपने पेरेंट्स के प्रति, आप अपने टीचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनिए, और इतना रिस्पॉन्सिबल बनिए कि आपका टीचर आप पर पूर्ण भरोसा कर सके। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपका परिवार के जो सदस्य हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, माँ है, पापा है, भाई है, तो वो आप पर भरोसा कर सके। तो भरोसा कब किया जाएगा, कब आप भरोसे के लायक रहेंगे पूर्ण रूप से? जब आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। रिस्पॉन्सिबल तब बनेंगे जब आप काम को सीरियस लेंगे, ईमानदारी पूर्वक उस काम को पूरा करेंगे, है ना। आइए चर्चा करें ईमानदारी पूर्वक इस क्वेश्चन का हम लोग। ठीक, सबसे पहला काम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारा जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है, a है, जैसा इससे पहले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, a ही है, इसको सब a ही समझिएगा। 9 की तरह कभी कभी लग जाता है देखने में, लेकिन 9 है नहीं दरअसल। ठीक है, a, ठीक, a है। ठीक है, आइए तो एक धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान लिए, a। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने बोला है, तो हम भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख लेते हैं, है ना। जानते हैं तो फिर लिखने में क्या समस्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ध्यान दीजिएगा, ये प्रमेयिका है। ठीक है, हाँ, कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फोकस करना है, प्रमेयिका। ठीक है, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस में r। अगर देखा जाए तो r बड़ा या बराबर 0 से और छोटा हो जाएगा किससे, 20। क्लियर। अब यहां पर अगर देखें तो m के साथ कौन है, 3 है। ठीक है, तो हम b का मान 3 मान लेते हैं, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि इस रूप में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है, तो हम b का मान क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक है, यदि ऐसे लिखेंगे b बराबर 3 लेने पर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, b बराबर 3 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस में r। a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस में r। और एक बात देखिए, यदि यहाँ पर b का मान 3 है तो r का मान क्या सब हो जाएगा, 0, 1 और 2। 3 तो संभव नहीं है। ठीक है, तो r का जो वैल्यू है, 0 है, 1 है, 2 है, इस वैल्यू के लिए हम लोग
अलग अलग धनात्मक पूर्णांक a का मान निकाल लेते हैं कि तीनों रिमाइंडर के लिए, तीनों r का जो वैल्यू इसके लिए क्या क्या हमको संख्या आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यदि r बराबर क्या ले लिया जाए, 0 ले लिया जाए। r बराबर ले लिए क्या, 0। r बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 निकाल लेते हैं। a1 तो a1 बराबर हो जाएगा 3q प्लस में r के जगह पर 0, ये हो जाएगा 3q प्लस में 0, यानी कि a1 बराबर निकल करके आ गया 3q। a1 बराबर क्या आ गया, 3q। क्लियर, आगे बढ़ जाए, नहीं आगे नहीं बढ़ सकते यहाँ। क्यों, क्योंकि हम इससे जस्ट पहले अभी बताए आपको कि हमको इस क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक का बात नहीं किया है, हमको बात किया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग यानी क्या, स्क्वायर। तो यहां पर जो a1 निकला है, ये a1 तो धनात्मक पूर्णांक निकला है, लेकिन हमको क्या करना, इसका वर्ग करना है। तो आइए इसका वर्ग करके देख लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, यहां पर a1 का कर लेंगे क्या, स्क्वायर, और जब a1 का स्क्वायर आप करते हैं तो आपको 3q का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप a1 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 3q का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा a1 स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और साथ में क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। ठीक है, a1 का स्क्वायर कितना निकल करके आ गया, 9, और साथ में क्या निकल करके आ गया है, q स्क्वायर निकल करके आ गया। लेकिन बताइए तो वर्ग को हमको किस रूप में दिखाना था, 3m के रूप में, लेकिन यहां आया क्या है, 9q स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 9 को 3 × 3q स्क्वायर तोड़ सकते कि नहीं। 9 को क्या लिख सकते, 3 × 3, 3 तिया 9, 3 × 3q स्क्वायर अगर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो चीज आपको दिख रहा है यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, इसको हम मान लेते हैं क्या, m। क्या मान लेते हैं, m। इसको यदि हम m मान ले, माना 3q स्क्वायर बराबर में m, तो ये जो आपका a1 स्क्वायर है ये क्या निकल करके आ जाएगा, 3 तो रहेगा ही, लेकिन इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, m, और ये 3m के रूप का साबित हो गया। क्लियर है। अब देख लीजिए, पहले हम धनात्मक क्या किए, सारा का सारा प्रोसेस वही चल रहा है। हम पहले धनात्मक पूर्णांक निकाल लिए, उसका कर लिए वर्ग, और वर्ग करने पर हमको आ गया 9q स्क्वायर। जहां हम इसको तोड़ लिए थोड़ा सा, ये बन गया 3 × 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को क्या मान लिए, m, तो ये बन गया a1 स्क्वायर बराबर 3m। यानी एक तो अपना काम तमाम हुआ। ठीक है, एक टाइप का है ये जो इस रूप का है, ये रूप तो हम यहाँ पर दर्शा दिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m के रूप का होता है। अगर हम ये भी दर्शा दे तो फिर मजा आ जाए, ये क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लीजिए। अब r का वैल्यू क्या लिए थे, 0 लिए थे। अब हम लोग क्या ले लेंगे, r का वैल्यू ले लेंगे 1। क्या ले लेंगे, r का वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है, और r बराबर यदि हम 1 ले लेंगे तो निकालिए a2 स्क्वायर। a2 स्क्वायर बराबर डायरेक्ट स्क्वायर, इतना फास्ट नहीं, इतना फास्ट नहीं चलेगा। ठीक है, हम सबसे पहले निकालेंगे a2। a2 यदि निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, a2 का वैल्यू ये हो जाएगा 3q प्लस में r के स्थान पर 1, 3q प्लस में क्या हो जाएगा 1। क्लियर। अब यदि हम लोग देखें तो a2 तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, a2 का वर्ग, संख्या का वर्ग। तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। आप चाहे तो हम यहाँ लिख के बता देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो a के जगह कौन है, 3q, b के जगह है 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस में 2ab होता है तो 2 × a के जगह 3q और b के जगह 1, और प्लस में 1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यदि सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, है ना, प्लस में 3 दूनी 6q, और 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो
a2 का वर्ग जो है, a2 अपना धनात्मक पूर्णांक था, उसका वर्ग किस रूप में आ गया 9q² प्लस 6q प्लस में 1, लेकिन हमको लाना किस रूप में है 3m प्लस 1 के रूप में। आइए तोड़ के देखते कुछ कॉमन उमन आ सकता है क्या, ये दोनों में कुछ तो कॉमन आ सकता है। 3 को आप बाहर कीजिए, 3 को बाहर करने का कोशिश कीजिए, अगर 3 को बाहर कर दे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 3, कॉमन लिए है 3 को, तो 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 9, 3 साथ में q² प्लस में 3 दूनी 6, 2 और साथ में q, क्लियर है, और प्लस में इधर क्या है 1 है। आप देख सकते हैं 3 भी आ गया, उधर 1 भी आ गया, एक और चीज क्या चाहिए m, तो आप इनको मान लीजिए m, इनको m मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर लिख लें माना 3q² प्लस में 2q बराबर में क्या हो गया m हो गया, क्या हो गया ये m हो गया। तो इस स्थिति में a2 का वर्ग जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और इसको माने हैं m, यानी 3m प्लस में क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। a1 का वर्ग क्या आया था 3m आया था, a2 का वर्ग क्या आ गया 3m प्लस 1 आ गया, यानी कि दोनों का दोनों प्रूफ तो हो चुका है, ठीक है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है यहाँ पर दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है या तो 3m के रूप का होगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि r का वैल्यू एक और है 2, आप चाहे तो 2 के लिए भी निकाल के देख लीजिए, हम भी निकाल दे रहे हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। 2 का वैल्यू भी हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 का वैल्यू भी यहाँ हम निकाल दे रहे, चलिए ठीक है। थोड़ा सा सेटिंग के कारण जो है ये समस्या हो रहा है, ठीक। r बराबर हम क्या, या नया पेज ले लें, न्यू पेज ले लेते हैं, सबसे अच्छा न्यू पेज ले लेते हैं। r बराबर क्या रख लेंगे, r बराबर हम लोग रख लेंगे क्या 2, क्या रख लेंगे 2 रख लेंगे, और r बराबर 2 रखेंगे तो अपना a3 बराबर जो हो जाएगा, a3 बराबर ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, a बराबर है 3q प्लस r, ठीक है। तो a3 बराबर हो जाएगा 3q प्लस r के स्थान पर 2, ये हो जाएगा 3q प्लस में क्या 2 हो जाएगा, क्लियर। हमको वर्ग चाहिए तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे a3 का कर लेंगे वर्ग, और ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का वर्ग, क्लियर। और इसको यदि सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा a3 का स्क्वायर बराबर में 3q का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस में 2 का स्क्वायर, ये तोड़ दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, कोई दिक्कत। आइए यहाँ पर सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, साथ में क्या q स्क्वायर होता है, प्लस में 3 दूना 6 दूनी 12 और साथ में क्या q, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। हमको लाना कौन सा रूप है, हमको 3m लाना है या फिर हमको 3m प्लस 1 लाना है, यही दोनों में से कोई एक रूप लाना है। हमको तो यहाँ आ गया 9q² प्लस 12q प्लस में क्या 4। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते, एक स्टेप मात्र, ये हो जाएगा 9q² प्लस में इधर देखें तो 12q प्लस में 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1 4, सिंपल। अब इसमें यदि देखा जाए तो कोई तो कॉमन है, ठीक है, कौन कॉमन है, तो 3 कॉमन है, और 3 ही हमको निकालना भी है, कोशिश भी वही रहेगा कि 3 निकालना है, ठीक है। तो 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा 3q² प्लस में 4q, कॉमन ले रहे 3 तो 3 चौके 12 q, अब प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, और प्लस में आखिरी में क्या है 1, देख रहे। यदि हम इसको मान ले m, यानी कि अपना फिर से रूप क्या बन जाएगा 3m प्लस 1, क्लियर। आइए माना 3q² प्लस 4q प्लस में 1 बराबर में क्या m, ठीक है। और अगर ऐसा माने तो इसका मतलब है कि a3 का जो स्क्वायर है, a3 का जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू इसके स्थान पर m हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m प्लस में 1, क्लियर। क्या लिखेंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है, अतः
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। क्लियर, नीट एंड क्लीन शब्दों में, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, बोलिए, 4 था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है 4 ही है या कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन 1 देखे, 2 देखे, 3 देखे, 4 देखे। उम्मीद करते समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया, अगर कोई तरह का परेशानी है, आप जरूर हमको कमेंट में बताइए। अगली बार जब वीडियो लेंगे, जो अपना वीडियो लाएंगे, जो नया लेक्चर आएगा, तो उसमें अगर ज़्यादा समस्या है आपके साथ तो हम फिर से डिस्कस कर देंगे, या नहीं तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके इसको जो है एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और मात्र इस चैप्टर का क्वेश्चन बचा हुआ है, प्रश्नावली 1.1 का, उसको भी आज हम लोग करते हैं खत्म। ठीक है, 1.1 का झंझट एकदम खत्म हो जाएगा आज। क्लियर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एकदम चमकता हुआ आपके सामने में दिख रहा है, एक बार पढ़ भी दीजिए। हाँ, इंतजार कर रहे हैं हम आपका, अभी तक आप पढ़ना शुरू नहीं किए हैं। हाँ, पढ़िए यहां से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, वही है ना, हाँ, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहां इससे पहले क्या बोला था, वर्ग, और यहां क्लियर क्या बोला है, घन। इस पर फोकस कीजिए, है ना, घन पर फोकस कीजिए, बाकी तो हम लोग सब देख लेंगे। फोकस किस पर करना है, घन पर करना है। ठीक है, घन जो है ये 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। आपको ये चीज दिखाना, धनात्मक पूर्णांक नहीं, उसका घन। तो जैसा हम वर्ग में किए वैसा ही क्या करेंगे घन में, वहां स्क्वायर किए, यहां पर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, बस सिंपल। करें, आइए फोकस कीजिए, हाँ इधर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम मान लेंगे, है ना, मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, क्लियर है। अब धनात्मक पूर्णांक a मान लिए तो हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्लियर। तो अगर हम लोग देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है a = b³ प्लस में r, जहां r बड़ा या बराबर 0 से और छोटा होगा किससे, 20। ठीक है, आइए b बराबर क्या ले लें, यहां आप देख रहे हैं कि b के जगह कौन है, 9 है। तो जैसा इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं, b के जगह 3 था तो 3 ले लिए, 6 था तो 6 ले लिए, यहाँ b के जगह 9 है तो 9 ले लेंगे। लेकिन नहीं, 9 अगर लेंगे आप बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, आप वहाँ से भी दिखा सकते हैं सॉल्व करके, लेकिन इसका एक और छोटा सा ट्रिक है, आप उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट b बराबर ले लीजिए 3, क्या ले लीजिए 3, आपको ये तीनों रूप देखने को मिल जाएगा उसी में। ठीक है, तो a बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3q प्लस में r, और 3q प्लस r है तो r का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 1 और क्या 2। ठीक, सेम काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, r बराबर रखेंगे 0, और इस स्थिति में हम लोग निकाल लेंगे a1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q और प्लस में r के जगह पर क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा a1 बराबर 3q। अब हमको a1 तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, इसका घन चाहिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, a1 का कर देंगे क्यूब, तो इधर 3q का भी हो जाएगा क्या, क्यूब। क्लियर है, इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ऑल क्यूब।
ठीक। और इसको यदि सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा a1 का क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा इधर a1 का क्यूब बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा 27, है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और साथ में हो जाएगा क्या क्यूब। क्लियर। अच्छा, अगर हम देखें हमको दिखाना क्या है, यहां पर प्रूफ क्या करना है, यहां पर किस रूप में लाना है, 9m के रूप का दिखाना है हमको, धनात्मक पूर्णांक का घन। लेकिन यहां आया क्या है 27q का क्यूब। ठीक है, तो अगर हम यहां से 9 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 साथ में q का क्यूब। ठीक, और ये जो है 3q का क्यूब और इसको यदि हम लोग मान ले m, क्या मान ले m, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं माना 3q क्यूब बराबर यदि हम लोग m मान ले, ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 क्यूब बराबर 9 और साथ में क्या m। एक तो आपको दिख गया, एक रूप यहां पर दिख गया किसका 9m का। क्लियर। तो धनात्मक पूर्णांक का घन जो है ये किस रूप का दिख गया 9m के रूप का दिख गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका, जब r हम लोग ले लेंगे किसको 1 को, जब r 1 लिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, r 1 लिया जाए तो क्या होगा, ले लेंगे यदि r बराबर क्या हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, तो r 1 लेने पर a2 बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस में 1, देख रहे हैं आप, ये बराबर है 3q प्लस r, तो ये हो जाएगा a2 बराबर 3q प्लस 1। ठीक, और इसका अगर घन करेंगे, क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक का क्या चाहिए घन चाहिए, तो घन करेंगे तो ये हो जाएगा a2 का क्यूब बराबर में 3q प्लस 1 का क्यूब। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, a प्लस बी का होल क्यूब। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा लग रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लगेगा होल क्यूब। ठीक, क्या होता फॉर्मूला एक बार हम लिख देते हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं साइड में, a प्लस बी का यदि होल क्यूब का बात किया जाए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में क्या b क्यूब, ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाए। ठीक, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b यानी 3q का होल स्क्वायर और साथ में b के जगह पर कौन 1। ठीक, प्लस में होता है 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3a के जगह आ गया 3q और b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। अब प्लस में होता क्या है bq, तो bq बोले तो b के जगह अपना कौन है 1, तो 1 का हो जाएगा होल क्यूब। ठीक, सॉल्व करेंगे 3q का होल क्यूब हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस में ये हो जाएगा 3 गुना 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर और गुना में कौन है 1 है, प्लस में यहाँ देखें तो 3 गुना 3q और गुना में हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1 सिंपल और प्लस में कौन है 1 का क्यूब है। सॉल्व कर लीजिए 27q क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 तिया 27 साथ में क्या q स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, ओहो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 3 तिया 9 और साथ में क्या हो जाएगा q और इधर हो जाएगा प्लस में, यहाँ देख रहे हैं 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको किस रूप में लाना था, हमको लाना था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो यहाँ से कौन सा रूप आ रहा है, यहाँ लास्ट में आपको दिख रहा होगा प्लस 1 यानी 9m प्लस 1 के रूप का ये हो सकता है। ठीक है, तो कैसे 9 यहाँ से इसमें से जो है ना 9 को कॉमन निकालिए ताकि देखिए कहीं कुछ आ रहा है जिसको हम m मान सके, तो 9 कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर और प्लस में q, प्लस में क्या हो जाएगा q हो जाएगा और प्लस में 1 तो है ही। ठीक, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे m, माना 3q क्यूब प्लस में 3q और प्लस में q बराबर क्या मान ले m मान ले, तो इस स्थिति में आपका यहाँ a2 का जो क्यूब है ये निकल करके आ गया 9, इसको हम m मान लिए तो 9m और प्लस में क्या इधर से देख सकते हैं प्लस में क्या है 1 है। तो यहाँ 2 तो प्रूफ हो गया, एक क्या
9m, दूसरा क्या 9m प्लस 1, एक और बच गया है कौन सा 9m प्लस 8। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग देख लेंगे, यहाँ R0 लिए थे, यहाँ पर R1 ले लिए, अब एक और बचा हुआ है R2, इसको भी लेकर के हम लोग कर देते हैं सॉल्व। देखिए अगला, यदि हम लोग R बराबर क्या ले लें 2 ले लें, R2 लेंगे तो ये A3 था ना, यहाँ A2 निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे A2 निकाले थे, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे A3 बराबर हो जाएगा 3Q प्लस में 2, सिंपल घन कर दीजिए, AQ का कर देंगे क्यूब, बराबर में हो जाएगा A3 का क्यूब बराबर में हो जाएगा 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब, क्षमा चाहेंगे हम, होल क्यूब, ठीक है। आइए सॉल्व करें तो ये हो जाएगा A3 का क्यूब बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3Q का होल क्यूब प्लस 3A स्क्वायर भी, 3A स्क्वायर बोले तो 3Q का स्क्वायर, और B के जगह बोले तो 2 प्लस में 3AB स्क्वायर, तो 3A के जगह हो जाएगा 3Q और गुना में B स्क्वायर यानी 2 का हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा BQ, बोले तो B के जगह कौन है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। क्लियर, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 Q का क्यूब प्लस में 3 गुना 3 तिया 9, साथ में Q स्क्वायर, गुना में क्या है 2 है, ठीक है, प्लस में 3 गुना 3Q और गुना में 2 का स्क्वायर, अरे यार गुना में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस में इधर 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अगर एक स्टेप और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 27Q क्यूब प्लस में 9 तिया 27, 27 दूनी होता है आपका 54, है ना, 27 दूनी 54, साथ में क्या है Q स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9, 9 चौके 36, ठीक है, साथ में है क्यूब और प्लस में क्या है 8। आप देख पा रहे हैं हमको किस रूप में प्रूफ करना था 9m प्लस 1 और साथ में क्या था 9m प्लस 8, तो ये दोनों तो हम लोग कर चुके हैं, एक और बच गया था 9m प्लस 8, यहाँ आपको प्लस 8 लास्ट में दिख रहा है, यहाँ से यदि हम 9 निकाल लें तो जो अंदर में आएगा उसको हम m मान लेंगे, बन जाएगा ये 9m प्लस 8। अगर देखें तो ये हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 3Q क्यूब प्लस में 6Q स्क्वायर प्लस में 4Q और इधर प्लस में कौन है 8 है, ठीक है। अब यदि हम लोग मान ले, क्या मान ले 3Q क्यूब प्लस में 6Q स्क्वायर प्लस में 4Q बराबर में हम लोग मान लेते हैं m, इस स्थिति में आपका A3 का क्यूब जो हो जाएगा, A3 का क्यूब जो हो जाएगा ये निकल करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, साथ में m और प्लस में 8, 9m प्लस में 8। देख पा रहे हैं तीनों का तीनों यहाँ पर प्रूफ हो गया, तीनों रूप आपको दिख गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किए, घन करने के बाद आपको तीनों रूप देखने को मिल गया। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, क्लियर है। तो ये था आपका प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हम लोग डिस्कस किए, ठीक है, और पूरा उदाहरण और एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन हम यहाँ क्लियर कर चुके हैं, बता चुके हैं। और फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई समस्या है तो आप जरूर हमको या तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, जो नंबर हम आपको दे रखे हैं एक बार और हम लिख देते हैं बोर्ड पर, आप लोग भी लिख लीजिएगा 8770384862, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के कमेंट में बता दीजिए क्लियरली, हम उसको देख करके समझ जाएंगे, और अगर समस्या वहाँ समाधान हो जाएगा तो बिल्कुल हम वहीं आपको बता देंगे, या नहीं तो अगला जो वीडियो अपना आएगा उस वीडियो में हम उस चीज़ को एक बार डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आपका तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे,
और इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पर हम करते हैं ख़त्म। अगला जो लेक्चर होगा अपना, उसमें हम लोग जो प्रश्नावली 1.2 है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। सबसे पहले थ्योरी जो है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो है, ठीक है, मौसो है, तो उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 को भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ख़त्म करते हैं आज का सेशन, मिलेंगे आपसे कल। जय हिंद, जय भारत। और एक बात, जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ समझने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो एक लाइक तो बनता है, जो कि हम लोगों के मोटिवेशन को थोड़ा सा बढ़ाएगा और आपके लिए हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, कोर्स तो जो आएगा, इसके बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा क्लास है, जैसे बेसिक क्लास, मैथ का प्रॉपर एक बेसिक क्लास का जो है एक प्लेलिस्ट बनाने वाले, यानी बेसिक क्लास के लिए एक बैच लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 0 लेवल से मैथ को सिखाएंगे। 0 लेवल से मैथ में विद्यार्थी को समस्या तब होता है जब उसको नीचे यानी बेसिक का चीज पता नहीं है या वहां पर समस्या फंस रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर उन चीज को क्लियर कर दिया जाए तो एक बच्चा मैथ से जुड़ सकता है और जुड़ना चाहेगा। ठीक है, तो अपना वीडियो आने वाला है इसी चैनल पर, मैथ बेसिक से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट है, जो भी आपके छोटे भाई, छोटे बहन, या फिर आपके जो दोस्त हैं जो 10वां में पढ़ रहे हैं, 9वां में पढ़ रहे हो, 8वां में पढ़ रहे हो, है ना, उन लोगों के लिए भी कंटेंट इस पर मिलता रहेगा, जो कि 10वां से तो है ही, लेकिन साथ में उन लोगों के लिए भी ज़रूरत का चीज़ है। और 10वां के लिए तो प्रॉपर आते ही रहेगा आपके 10th एग्जाम के लिए, चाहे ऑब्जेक्टिव सेशन हो, चाहे क्वेश्चन बैंक सेशन हो, क्वेश्चन बैंक से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय, सभी क्वेश्चन हम निकाल करके लाते रहेंगे, आपको तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है, और साथ में अपना ये कोर्स का जो लगातार वीडियो चल रहा है सिलेबस का, वो भी चलता रहेगा। क्लियर? तो एक लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो, कोई भी समस्या हो आप कमेंट कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने परिवार को बड़ा बनाइए, और हम सब मिल करके इस परिवार को एक ऐसे दिशा में लेकर चलते हैं जहां पर हर एक विद्यार्थी सही ढंग से, सही दिशा में सब कुछ सीख कर बहुत बढ़िया स्कोर कर सके, अपने जीवन में बहुत बेहतर कर सके। ठीक है, तो अब हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम लोग कल।